हेलो एवरीवन, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो आज आपके लिए हम लेकर आए इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का ये रिवर्स। तो आज नदियां पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेस लेवल से, जीरो से हीरो तक। ठीक है, कहने बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ेंगे, कहाँ से निकली कहाँ तक गई, सहायक नदियां वगैरह जो भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। और आप लोगों को जो भी वीडियो में डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हो, तो हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नदियां। रिवर्स आज नदियां पढ़ेंगे। देखो, पढ़ने और पढ़ाने का एक ही तरीका होता है। देखो, पढ़ाने वाला तो कैसे भी पढ़ा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ा सकता है, टाइप से भी पढ़ा सकता है, बेस लेवल से भी पढ़ा सकता है। पर पढ़ना तुम्हें देखना है किस टाइप से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है या ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो वो आपको पढ़ना है। क्योंकि मैं तो आपसे हमेशा एक ही चीज कहूंगा, पढ़ाई ऐसे लेवल से करो, क्योंकि बिल्कुल बेस लेवल से करो और ऊपर तक करो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बनाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, किसका भी हो। पीएससी में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हाई क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आते हैं। हर एग्जाम का एक ही पोर्शन होता है। नॉर्मली में कुछ परसेंट रहता है, कुछ परसेंट बेसिक में रहता है, कुछ हाई लेवल रहता है। ठीक है, तो हर पेपर में ये देखने को मिलता है। तो बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी पढ़ो, आज एक नदी पढ़ो, दो नदी पढ़ो, तीन पढ़ो या चार पढ़ो, पढ़ो ऐसे टाइप से कि उससे जो नदी पढ़ रहा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। पढ़ने का तरीका बस यही रखो, एक पढ़ो, चाहे गंगा पढ़ो, सिंध नदी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो इस तरीके से कि सिंध नदी से जो भी क्वेश्चन बने, चाहे पीएससी में बने, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। बस एक ही लेवल है। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा दी, दो नदियां पढ़ा दी, तो दो नदियां यहाँ से पढ़ने के बाद आप अपने तरफ से कहीं से भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुकें हों जो अलग लगे आपको, जो हमने पढ़ाया उसके अलावा अलग देखने को मिले, तो उसको भी वहीं पे जोड़ लो, क्योंकि जहां भी अलग पॉइंट मिले आप जोड़ सकते हो। वैसे तो सब यही से क्लियर हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा मिले पढ़ो। बस स्टडी का यही तरीका होता है, यही स्टडी करने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंध नदी। सिंध नदी, कोई भी नदी पढ़ने से पहले उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसका उद्गम होता है, जहां से निकलती है, एक मुहावरा होता है जहां पर ये मिलती है, किसमें मिल रही है, कहां जाके इसका एंड हो रहा है। तो सबसे पहले इसके देखेंगे उद्गम, ये निकलती कहां से। तो ये सिंध नदी निकलती चीन का तिब्बती पठार है। जैसे हमने हिमालय पढ़ा था उस समय पढ़ा था, ये पीछे ज्योग्राफी वाली क्लास में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास है उसमें। ठीक है, तो ये तिब्बत चीन में पड़ता है, उद्गम लिखेंगे यहाँ उद्गम। ये चीन का तिब्बती भाग होता है, चीन का तिब्बतीय भाग। चीन का तिब्बतीय भाग होता है, उसमें होती है मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बतीय भाग से मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में एक हिमनद पड़ता है। हिमनद क्या होता है? ठंडी जल प्रवाह या ठंडी झील बोल सकते हैं। ठीक है, झील के पास में एक हिमनद है, के पास में हिमनद से निकलती है। ठीक है, ये कहां से निकलती है? पहले तो चीन का तो कोई जिक्र आएगा ही नहीं, यही लग रहा है तिब्बती या तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से हिमनद से निकलती है सिंध नदी। ठीक है, और तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। ठीक है, मानसरोवर झील के हिमनद से निकलती है। यदि उसे हिमनद का नाम वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पर इसका नाम सानो ख्वाया नाम होता है उसका। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हिमनद से पूछेगा या फिर मानसरोवर झील के पास से निकलती है, सीधा यही याद रखो। ठीक है, यदि इसका नाम लिख सको तो सानो वाव, यह हिमनद का नाम है, शानो वाव। ठीक है, हिमनद से, इसे हिमनद से ये निकलती है। ये कहाँ है? मानसरोवर झील के पास में। ठीक है, ये तो हो गया उद्गम, यहाँ से ये निकलती है। अब उद्गम के बाद ये कहां से निकलती है? चीन से निकलकर, चीन के तिब्बती भाग से निकलकर ये कहां प्रवेश करती है? भारत में। भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले भाग से निकलती हुई है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है,
सबसे पहले ये तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत से निकलने के बाद चीन के तिब्बत से निकलने के बाद भारत में एंट्री करेगी। भारत के कुछ राज्यों से निकलती है, जैसे जम्मू कश्मीर से ही निकलती है मेन तो सिंध नदी, ऊपर से निकलती हुई जम्मू कश्मीर से निकलती हुई और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान के नीचे ये अरब सागर, तो अरब सागर में जाकर ये गिरती है। ठीक है, तो इसका एंड कहाँ होता है? अंत, अंत बोलो या मुहाना बोलते हैं जहां इसका एंड होता है। तो मुहाना कहाँ है इसका? अरब सागर, अरब सागर। अरब सागर हिंद महासागर का एक पार्ट है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, कच्ची खाड़ी। तो इस प्रकार से ये मुहाना इसका कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, तो यह कहाँ से प्रवेश करती है? यह तिब्बत चीन से निकलकर भारत में प्रवेश करेगी और भारत में निकलने के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद तिब्बत में निकल जाती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखी जाए, लंबाई तो इसकी टोटल लंबाई, कुल लंबाई देखी जाए सभी, कुल लंबाई तो इसकी 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई टोटल जितनी बड़ी ये नदी है तिब्बत से निकलकर और अरब सागर तक, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2880। यदि भारत में देखी जाए, ये तो कुल हो गई, लेकिन भारत में देखी जाए इसकी लंबाई, भारत तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल लंबाई इसकी 2880 होगी और भारत में देखी जाए तो 1114 किलोमीटर ये भारत में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये कहाँ से निकलती है सिंध नदी? यही क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से, हिमनद से निकलती है। नाम पूछे तो साना जवाब। ठीक है, मुहाना कहाँ है? इसका अंत कहाँ होता है? अरब सागर में। ठीक है, इसके बाद कुल लंबाई पूछे, इसकी कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में पूछे इंडिया में कितनी लंबाई इसकी, तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज थी। अब इससे आगे इसमें देखेंगे कि ये इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक है, कहां तक ये जाती है, कहां कौन सी सहायक नदी और कितनी सहायक नदी इसमें मिलती है। ठीक है, जब ये पाकिस्तान में जाती है, भारत में भी ये रही है, तो इसमें भारत का कितना हिस्सा है? जब सिंध समझौता हुआ था, इसको देख लो, इसके बाद आगे थोड़ा बताता हूं मैं, यहां बता देता हूं। जब सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता क्वेश्चन एक यहां से भी बन जाएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1960 में। जब सिंधु जल समझौता हुआ तब दो पार्टों में हुआ, एक तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ सिंधु जल समझौता। तो इस समझौता में क्या हुआ कि ये नदी चीन से निकल रही है, चीन के एंड तिब्बत से निकलती है, जो हिमालय का पार्ट है, उससे निकलकर भारत में प्रवेश। तो मेन दो ही देश है, भारत और पाकिस्तान। तो इसमें सिंधु जल समझौते में यह निर्णय किया गया कि इसका जो भारत से निकल रही है, और जैसे शुरुआत भारत से होती है, चाहे भारत इसे रोक सकता है। ठीक है, जैसे भारत से या जम्मू कश्मीर श्रीनगर से निकल रही तो वहां रोक सकता है, लेकिन ये सीधी बह रही है। ठीक है, तो इस कारण से भारत और पाकिस्तान में यह निर्णय हुआ कि 20% तो भाग पानी तो भारत यूज करेगा इसका, और 80% पाकिस्तान करेगा, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल इसका पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में तो ओनली कितना है? 1114 किलोमीटर। तो यह निर्णय हुआ इसका 80% भाग तो पाकिस्तान यूज करेगा और भारत कितना करेगा? 20%। लेकिन भारत में जो बांध बंधे हुए हैं, इस पर बांध बनाए जाते हैं पानी रोकने के लिए, यूज करने के लिए। तो इसमें जो बांध है काफी पुराने हैं, इस कारण से यहाँ ज्यादा पानी नहीं रुक पाता, 20% नहीं रुक पाता, यहाँ 15%, 17% इतना पानी रुक जाता है और आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर नई योजनाएं चल रही है, नई परियोजनाएं बना जा रही है, इस कारण से यहाँ 20% इसका यूज किया जा सके। अब इससे आगे देखते हैं, ये बेसिक चीजें थी। अब इससे आगे देखेंगे हम कि इसमें कौन सी नदी मिलती है, किस नदी का इसके संगम है। तो इससे आगे देखो, अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। सिंध नदी काफी बड़ी नदी है, तो इसकी सहायक नदियां, इसकी 4-5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो पहले सहायक नदी इसका देख लो, इसकी सहायक नदी देखेंगे पहले। सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी देखते हैं। इसकी सहायक नदी है चिनाब, सबसे पहले चिनाब नदी, दूसरी है सतलज, सतलुज बोलते हैं जैसे, सतलुज नदी। ठीक है, चिनाब नदी, सतलुज, झेलम, झेलम नदी, रावी नदी,
और ब्यास नदी। ब्यास नदी, ठीक है। तो क्या है इसकी, ये सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, सतलुज, झेलम, रावी, ब्यास, ये 5 नदियां इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी है। अब इसके लिए ऐसे वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर एक छोटी ट्रिक है जो हमने ही बनाई है अपनी तरफ से, आपको समझ में आ जाए तो कर लेना है, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या ट्रिक बनाई है, ट्रिक को ही देख लेना आप। ये सिंधु की सहायक नदियों की ट्रिक है। क्या है कि ब्यास चरस नहीं झेल पाते हैं। देखो चरस क्या होता है? चरस कोकीन वगैरह ये पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं जो विदेशों में चलते हैं, अपने यहाँ तो थोड़े बहुत हैं। तो चरस आपने देखा होगा, चरस, कोकीन और ये अफीम वगैरह ये होती हैं, तो ये नशीले पदार्थ होते हैं। व्यास कौन होते हैं? पंडित होते हैं, एक तरह से पंडित, साधु व्यास बोलते हैं अपन, जो भागवत पढ़ते हैं या जो पुजारी का काम करते हैं वो व्यास बोलते हैं। तो व्यास जो नशीली चीज खाएंगे तो वो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो व्यास चरस नहीं झेल पाते हैं। जो व्यास होते हैं पंडित लोग, वो चरस नशीले पदार्थ खाएंगे तो नहीं झेल पाएंगे। तो इसके लिए ये ट्रिक है कि व्यास चरस नहीं झेल पाते हैं। तो व्यास से तो होगी व्यास नदी, ठीक है। चा से होगी चिनाब नदी, ठीक है। रा से कौन सी हो गई? रावी नदी, रा से होगी रावी नदी। साथ कौन सी होगी? सतलज लुज नदी, ठीक है। और झे से कौन सी होगी? झेलम नदी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आए तो इसके माध्यम से आप याद कर लेना, नहीं आए तो सीधा याद कर लेना आप, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये ट्रिक थी सहायक नदियों की। क्या व्यास चरस नहीं झेल सकता? क्योंकि व्यास पंडित लोग होते हैं, चरस एक नशीला पदार्थ है तो वो नहीं झेल सकता। व्यास से व्यास नदी, चिनाब नदी, सतलुज और झेलम नदी, इस प्रकार से ये इसकी सहायक नदियां। अब आगे देखा जाए, देखो यहाँ मैपिंग या डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी, तो इसके माध्यम से, डिजिटल बोर्ड होता तो मैपिंग के द्वारा कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है, कहाँ से निकल रही है सब, और किस जगह पे ये मिल रही है, जो सिंधु नदी में। तो आगे चल के जैसे ही नदियां खत्म होंगी तो हम एक मैप बनाएंगे, और मैप जहां जौन सी नदी निकल रही है उससे निकाल, और जहां मिल रही है और जहां इसकी सहायक नदियां मिल रही हैं, किस शहर में मिल रही है और कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, तो वो आगे चल के हम जब नदियां का एंड होगा वहां आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो अभी फिलहाल जो है उसे बता देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अब इससे आगे देखते हैं इसमें। अब सबसे मेन नदी इसमें सहायक नदियों में सबसे मेन नदी कौन सी है? चिनाब नदी। अब सिंधु की इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी सहायक नदी। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। क्वेश्चन पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी किसकी? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। अब एक्स्ट्रा की ये 4 नदियां थी, जैसे मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा ऐसे करके आता है, ऐसे करके ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, J&K और लद्दाख वगैरह। अब जैसे यहाँ तिब्बत है तो यहाँ से ये नदी निकली, तो यहाँ से निकल के ये ऐसे हुए निकल जाती है, ठीक है। ऐसे निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके नीचे को आ जाती है, तो ठीक है। तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? अब सतलज नदी आगे पढ़ेंगे तो पहले सिंधु कहाँ से निकली? है तिब्बत, ठीक है। ये तिब्बत से निकली सिंधु नदी, तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से हिम नदी से निकली सिंधु नदी, तो ये निकली, ठीक है। यहीं से निकलती है सतलज नदी, तो सतलज नदी यहाँ से निकलती हुई यहाँ से निकलती हुई और इसमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी यहाँ से मिलती हुई यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए अपनी, तो ये चिनाब नदी मिल गई और ये सतलज नदी मिल गई आगे चिनाब में। ऊपर यहाँ से झेलम नदी निकलती है श्रीनगर से, तो वो मिलती हुई निकल के आ गई यहाँ पर चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये 4 नदियां ये सब चिनाब नदी में ही मिलती है, ठीक है। अब ब्यास नदी यहाँ से निकलेगी कहीं से, तो ब्यास नदी मिल जाएगी सतलज में। रावी नदी निकलेगी यहाँ कहीं से,
ठीक है। तो रावी नदी भी मिल जाएगी यहाँ पे जाके चिनाब में। तो इस प्रकार से ये नदियां मिल जाती हैं, सब जाके पाकिस्तान में ही मिलती हैं। ठीक है, जितनी नदियां मिलती हैं सिंधु में सब पाकिस्तान में निकल के मिलती हैं। ठीक है, और मिलती किसमें? चिनाब में। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, और ये सतलज, ब्यास, रावी, झेलम ये सब किसमें मिलती है? चिनाब में। चिनाब जाके मिलती है सिंध नदी में। इस प्रकार से ये सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सहायक नदी चिनाब नदी। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, ये सबसे लंबी नदी होगी। ठीक है, अब इसमें 5 नदियां हैं, तो चिनाब नदी तो सीधी मिल गई। अब चिनाब नदी के ऊपर से एक नदी मिलती है ओनली, कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम तो चिनाब के ऊपर से मिलती है और 3 नदी नीचे से मिलती है। ठीक है, तो जैसे नीचे से 3 नदी मिलेंगी और एक नदी ऊपर से मिलेगी। इस प्रकार से ये सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, अब इससे देखा जाए, जैसे ये चिनाब नदी है तो इस पर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, परियोजना जब ये सिंधु नदी में मिलती है तो उससे पहले इस पर कई परियोजना है। तो इससे परियोजना के लिए ट्रिक याद नहीं, आगे चल के चिनाब नदी पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, पर यही भी लिख लो। यहाँ चिनाब नदी की परियोजनाओं की एक ट्रिक है, चिनाब नदी की परियोजनाओं की ट्रिक कौन सी है? शाहबाज दूल्हा करके, ऐसे शाहबाज दूल्हा, शाहबाज दूल्हा। देखो चिनाब नदी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। तो सिंधु से मिलने से पहले पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में मिलने से पहले इस पर कुछ परियोजनाएं बनी है। परियोजना क्या होती है? जैसे बांध वगैरह बना दिए जाते हैं पानी यूज करने के लिए, क्योंकि चलते हुए पानी में कोई यूज नहीं कर सकता ज्यादातर है, क्योंकि एक बांध टाइप, झील टाइप बना दिए जाते हैं, तो उसमें से मशीनों द्वारा पानी को नहरों द्वारा एक दूसरे क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। तो शाहबाज दूल्हा से कौन कौन सी बनेगी? तो शाहबाज दूल्हा से बना देते परियोजना। एक तो सा से हो जाएगी सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। ठीक है, सा से हो गया सलाल परियोजना। और इससे कौन सी हो जाएगी? बालगी हार। वहां से हो जाएगी बालगी हार परियोजना, बालगी हार परियोजना। ठीक है, वहां से बालगी हार परियोजना। सा से कौन सी हो जाएगी? सतलुज परियोजना, सतलज परियोजना। ठीक है, तो सतलज परियोजना सा से, और दूल्हा से क्या होगा? दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो ये सबसे बड़ी चिनाब नदी थी, इसकी सिंधु नदी की। ठीक है, इस पर कुछ परियोजना बनाई गई है। तो ट्रिक क्या है? शाहबाज दूल्हा के नाम से ट्रिक है, इसको याद कर लेना। सा से सलाल, वहां से बालगी हार परियोजना, सा से सतलज परियोजना, दूल्हा से दुलहस्ती परियोजना। ये तो हो गई इसकी। ठीक है, इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है। तो इसकी एक नदी और कौन सी? चिनाब, और ऊपर झेलम से निकलती है झेलम नदी। तो झेलम नदी पर भी एक परियोजना है। ठीक है, तो झेलम पर कौन सी परियोजना है? तू झेल, ऐसे करके याद कर लेना, तू झेल। तो तू से कौन सी होगी? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? तू झेल, किसकी? झेलम नदी की। तू से तुलबुल परियोजना, और झे से झेलम नदी पर। ठीक है, ये चिनाब नदी की परियोजना है। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी, इसके बारे में जो कुछ भी था, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन तो नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम हो तो आप कहीं भी कोई भी फैक्ट मिले सिंधु नदी संबंधित, तो उसको आप यहीं पर नोट कर लेना, तो ये क्लियर हो जाएगा। जहां तक यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये थी सिंधु नदी। अब इसके बाद आगे देखेंगे, अब सिंधु की सहायक नदियां पढ़ते जाएंगे। सिंधु की 5 सहायक नदियां, उनको पढ़ लेंगे, फिर गंगा आगे करके ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। तो ये थी सिंधु नदी। अब सिंधु से आगे चिनाब नदी है इसकी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, तो पहले चिनाब को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सतलज वगैरह इनको। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे आगे और क्लियर करते जाएंगे। अब इससे आगे है चिनाब नदी। चिनाब नदी, अब पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में। अब वही चीज रहेगी कि चिनाब नदी ये कहां से निकलती है, उद्गम स्थान। ठीक है, और कहां पर जाके ये मिल जाती है। तो सबसे पहले इसका
आपने जैसे मैंने दर्रे पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तीसरी या चौथी वीडियो होगी, उसमें दर्रे पढ़ाए थे भारत। तो दर्रे आपने पढ़ा हुआ है, बाड़ा लाचा दर्रा, ये नदी उद्गम लिखते हैं इसका, उद्गम। तो उद्गम देखा जाए तो ये बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? बाड़ा लाचा दर्रा। अब बाड़ा लाचा दर्रे में दो क्या आते हैं? दो बाड़ा लाचा दर्रे में दो आते हैं जिले। कौन कौन से जिले? लाहौल और स्पीति जिले। तो इसमें दो जिले आते हैं, जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है लाहौल और एक आता है स्पीति, स्पीति जिला। ठीक है, ये भी जिला है। तो पहले तो देखो बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसमें दो जिले आते हैं, कौन से? लाहौल जिला और स्पीति जिला। अब इन दोनों के बीच में, ये जिले हैं दोनों, लाहौल और स्पीति, इन दोनों के बीच में दो आपने चंद्र और भागा, चंद्र भागा पड़ता है, चंद्र और भागा, चंद्र भागा। तो इनका जो संयुक्त संगम है चंद्र और भागा का, यहां लिख देता हूं, चंद्र और भागा का जो संयुक्त संगम है, चंद्र प्लस भागा, भागा, इनका जो संयुक्त संगम है, इससे ही मिलकर कौन सी बनी है? चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, चंद्रभागा कहां पर है? चंद्रभागा बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके दो जिले हैं लाहौल और स्पीति, इनके बीच से निकलती है चंद्र और भागा नदियां। ठीक है, इन दोनों का जो संगम होके, इन्हें चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो इन दोनों का जो संगम होकर संयुक्त संगम हो जाता है और भी छोटी मोटी नदी मिलकर उससे बनती है चिनाब नदी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका उद्गम। अब ये जाके मिलती कहां पर है? तो इसका एंड होता है, या मुहाना बोलते हैं जिसे, मुहाना। तो ये कहां होता है? ये पाकिस्तान में होता है। ठीक है, ये इसका मुहाना कहां है? पाकिस्तान में मिलती है, ये सिंध नदी में, पाकिस्तान में सिंध नदी में मिल जाती है, नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये सिंध नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है, इसका एंड वहीं पे हो जाता है, ये पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, अब ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई यदि देखी जाए तो इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर, लंबाई 960 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, किसकी? चिनाब नदी की। चिनाब नदी की लंबाई क्या है? 960 किलोमीटर। ठीक है, ये 960 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका उद्गम यहां से होकर ये जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू वाले भाग में, ठीक है, जम्मू वाले भाग में, जम्मू में तथा पंजाब में। ठीक है, जम्मू में, पंजाब में और भी एक देश है, उनमें वो राज्य हैं, उनमें जाकर ये मैदानी भागों में बहती है। ठीक है, जम्मू, पंजाब और ये बोलते हैं कहां से निकली है? हिमाचल प्रदेश, HP के मैदानी भागों में बहती है, मैदानी भागों में बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर कहां से निकलती है, किस जिले से निकलती है, किस भाग से निकलती है, किस दर्रे से निकलती है। ठीक है, किन दो नदियों का संयुक्त संगम से ये बनी है। ठीक है, मोहाना ये पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है, लंबाई 960 है और ये जम्मू कश्मीर के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मैदानी वाले भागों में ये बहती है। ठीक है, अब इसके बाद पीर पंजाल दर्रा मैंने पढ़ाया था जम्मू में, पीर पंजाल ट्रिक भी बताई थी, तारा जोगी पीरा बाबा ऐसे करके ट्रिक बताई थी। तो ये आगे इसमें देखते हैं हम, ये आगे जम्मू कश्मीर में J&K में कौन सा एक दर्रा बताया था? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रे में ये गॉर्ज का निर्माण करती है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रे, दर्रे पर यह गार्ज का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। अब आप लोगों को पता होगा गार्ज क्या होता है। सबसे पहले देखो गार्ज, जैसे कोई नदियां बह रही है,
पहले देखते हैं गार्ज क्या है। ये कहाँ पे, पीर पंजाल के दर्रे में ये नदी कौन सी, चिनाब नदी गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज क्या चीज होती है, जैसे दो पठार है, ये दो पठार पर्वत है ये भी, ठीक है। अब पर्वत है पूरा ये, अब पर्वत के नदी बह रही है, जैसे ये नदी बह रही है, तो ये पर्वत को काट कर जो नदी बह जाती है, या पर्वत ये ऐसे करके ऐसे पर्वत, तो जो नदी बह रही है ऐसे, एक दो पर्वतों को काट कर, एक पर्वत को काट कर जो नदी बीचा बीच पर्वत को काट कर बीच में से निकल जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। कोई भी पर्वत है, नदी बह रही है, तो उस पर्वत को काट कर पर्वत के बीच में से तो जो नदी निकल जाती है उसे उसी नदी का गॉर्ज कहते हैं। यहाँ तो चिनाब नदी है तो इसे चिनाब गॉर्ज कहेंगे, चिनाब गॉर्ज। सिंध नदी होती, कोई पर्वत को काटकर सिंध नदी निकलती दो भागों में, एक पर्वत को काटकर दो भागों में निकलती, तो उसे सिंध गॉर्ज बोलते। सतलज होती सतलज गॉर्ज, गंगा होती गंगा गॉर्ज। इस प्रकार से जो नदी निकलेगी उसे उसी का गॉर्ज बोलेंगे, ठीक है। तो इसे चिनाब गॉर्ज बोलते हैं। ये पीर पंजाल दर्रे को बीच में से काट कर निकलती है, तो इसे चिनाब गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम देखेंगे, इससे आगे देखेंगे ये पाकिस्तान में मिल रही थी, ठीक है। पाकिस्तान में एक मिठानकोट है, वहां पे जाके मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में, सिंध नदी में मिलती है। सिंध नदी में कहा, पाकिस्तान के मिठानकोट में, ठीक है। ऐसे तो पूछेगा नहीं, पर यहीं तक पूछेगा कि किस में मिलती है जाके, तो पाकिस्तान में सिंध नदी में मिल जाती है। जगह पूछे तो मिठानकोट, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा है, मिठानकोट, ठीक है। मिठानकोट में सिंध नदी में मिल जाती है। अब आगे इसमें देखा जाए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से, ये लोग आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें देखते हैं। अब सिंध नदी कहाँ तक, हिमाचल प्रदेश से निकली है, पाकिस्तान में जाके खत्म हो गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में भी गई है, हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, इस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान में मिली है। अब चिनाब नदी, चिनाब नदी उत्तरी जम्मू और कश्मीर, उत्तरी जम्मू और कश्मीर, कश्मीर, इनके बीच में एक पुल बनाया गया है, रेल पुल, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेल पुल बनाया गया है, रेल पुल। किसके बीच में, उत्तरी जम्मू और कश्मीर को पास करने के लिए। चिनाब नदी यहीं से गुजरती है, जैसे बीच में यहाँ कौन सी और की जगह पे, यहाँ निकली है चिनाब नदी। जैसे ये उत्तरी जम्मू इधर है, कश्मीर इधर है, और ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि जैसे ये उत्तरी जम्मू है, ये कश्मीर है, इनके बीच में से यहाँ से निकली है चिनाब नदी, ठीक है। तो इस पे बनाया गया है रेल पुल, और ये रेल पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, विश्व, ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार का विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, रेल पुल। तो ये कहां पर है, विश्व का पूछे तो भारत में, और भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत में भी कहां कहां है, उत्तरी जम्मू और कश्मीर के बीच में रेल नदी। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां पर है, भारत में। और किस नदी पर बना है, नदी कौन सी है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस किस के बीच में, जम्मू का, उत्तरी जम्मू और कश्मीर के बीच में रेल पुल है। रेल पुल कहां, भारत में, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए। आपने सुना होगा एफिल टावर कहां पर है, फ्रांस, पेरिस में। तो ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यहां लिख दो, ये पुल, ये रेल पुल, एफिल टावर से भी 33 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्या, कि चिनाब नदी है, कहां बह रही है, उत्तरी जम्मू कश्मीर, कश्मीर के बीच में। यहाँ पर एक रेल पुल बनाया गया है, रेल पुल, ठीक है। रेल पुल ये याद रखना, पुल आ जाए या सड़क पुल अलग अलग होता है, रेल पुल बनाया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, किस नदी पर, चिनाब नदी पर। कहां पर, उत्तरी जम्मू और कश्मीर के बीच में, ठीक है। और पूरा पूछे तो कहां है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर है। ऊंचाई पूछे तो 359 मीटर, ठीक है। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि एफिल टावर सबसे ऊंचा था विश्व का, ठीक है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है एफिल टावर।
ठीक है, तो ये कहा फ्रांस पेरिस में, फ्रांस की राजधानी किसमें, पेरिस में। तो पेरिस में ये स्थित है, ठीक है। इससे भी 35 मीटर और ऊंचा है ये चिनाब नदी का पुल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये सबसे ज्यादा, इस पर ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इससे आगे इसकी परियोजना सिंध नदी में पड़ी थी, शाहबाज दूल्हा के नाम से, सलाल है, दुलस्ती, सतलज, और एक परियोजना और थी, कौन सी, बल्गिया परियोजना, ठीक है। तो इसकी परियोजना यहाँ पे ही लिख देता हूं, इसको हटा के, इस नदी की परियोजना है तो इसमें ही लिख दो। तो इसकी परियोजना लिख देते हैं, परियोजना। तो इसकी परियोजना की ट्रिक मैंने बताई थी अभी, क्या थी, शाहबाज दूल्हा, शाहबाज दूल्हा। तो ये क्या है, ये इसकी ट्रिक है। देखो हर चीज किसी न किसी की ट्रिक अपने आप से ही बनाना सीखो, कोई भी ट्रिक बन सकती है, अपने आप से बनाना सीखो, कोई भी चीज हो ट्रिक से याद करो, और ट्रिक से तो करना ही करना है, लेकिन बेसिक से जरूर करो, क्योंकि ट्रिक ज्यादा टाइम तक नहीं चलती और बेसिक इतनी चीज रहती है। अब इसे आपने बेसिक से पढ़ा है तो इसे हमेशा परमानेंट एक तो भी रिवीजन करोगे, परमानेंट के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। नदियां भी, अब ये ट्रिक एग्जाम के लिए होती है, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा अपन ध्यान करेंगे, पूरा देखेंगे, तो ये तो ट्रिक याद कर लेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से सा से क्या थी, सा से कौन सी थी, सलाल परियोजना, जैसे हमने अभी बताया था, सलाल परियोजना। वा से कौन सी थी, वाल्गी हार परियोजना, वाल्गी हार परियोजना, ठीक है। सा से कौन सी थी, सतलज, सतलज परियोजना, और दूल्हा से कौन सी थी, दुलस्ती परियोजना, ठीक है। आगे भी और नदियां पढ़ेंगे, उनकी भी परियोजना पढ़ते जाएंगे, दुलस्ती परियोजना। तो ये चिनाब नदी के बारे में था, इससे पहले सिंध नदी पढ़ी थी, तो उसके बारे में जितनी जानकारी थी वो पढ़ी, और ये चिनाब नदी के बारे में इंपोर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बन सकता है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका मुहावना कहाँ है, कौन सी जगह है, किस नदी में मिलती है, ठीक है। इस पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है, ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से कितना मीटर ऊंचा है, ठीक है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कईयों बन सकती है, बनाने अपने ऊपर है कैसे बनाना है। अब सीधे सीधे तुम पढ़ोगे कि चिनाब नदी यहाँ से, बस यहाँ से निकल जाती है और यहाँ उकड़ती है, ठीक है। और पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन सा गोर्ज बनता है, किस दर्रे में बनता है, तो इस प्रकार से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये चिनाब नदी थी, आज चिनाब नदी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली कौन सी है, सतलज नदी। तो सतलज नदी और देख लेते हैं, इसके बाद बाकी नदियां। मैंने पहले ही कहा था, नदी एक पढ़ो, दो पढ़ो, कोई भी टॉपिक हो, एक चीज पढ़ो या एक क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है, बेसिक से ऊपर तक जितनी भी नॉलेज है सब होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये चिनाब थी, सतलज, फिर रावी, ब्यास वगैरह ये सिंध नदी की सहायक थी, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज दो नदियां पढ़ चुके हैं, चिनाब और सिंध नदी, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। बस देखो, मायने ये नहीं रखता कि हम पूरे दिन कितने घंटे पढ़े या कितना हमने पढ़ा, ठीक है, या पूरे दिन। कई लोग होते हैं वो पूरे पूरे दिन किताब ले बैठे रहते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होता। कोई लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, या 12th में पढ़ रहे हैं, कई लोग रात और रात जगते रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। कोई लोग 4 घंटे पढ़ने वाला, परसेंट उसकी ज्यादा बनती है। तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने पढ़ी, एक चीज पढ़ी, हम 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में हमने किए 10 क्वेश्चन किए, और 10 क्वेश्चन में कैसे 10 क्वेश्चन किए कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब क्लियर कर ली हमने, ठीक है। 2 घंटे पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े, पूरे दिन पूरी रात में हमने 10 क्वेश्चन पढ़े। 10 क्वेश्चन इतने हैवी तरीके से पढ़े कि इसके बारे में जितनी जानकारी थी वो पूरी क्लियर कर ली। अब कोई लोग होते हैं वो पढ़ते हैं 15 घंटे कॉपी लिए बैठे हैं, अब एक ही क्वेश्चन वो पढ़ रहे हैं, उसे रट रहे हैं, याद हो गया फिर भूल गए, याद हो गया फिर भूल गए, ठीक है। 15 घंटे या किताब ले बैठे हैं। देखो, मन कह रहा है कि पढ़ो, मन क्या कह रहा है, पढ़ो, लेकिन
दिमाग लग नहीं रहा, दिमाग इधर सोच रहे हैं ये क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती। और पढ़ने के 3-4 घंटे ऐसे आते हैं, उस समय सही मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। बाकी किताब ले बैठे रहो तो उससे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने के भी 4-5 घंटे होते हैं, उसमें मन उसी में लगता है, और उसी में इस तरीके से पढ़ो कि एक टॉपिक पढ़ो पर उसे क्लियर कर लो, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज हम यही 3 नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सिंध पढ़ ली, चिनाब पढ़ ली, सतलज लास्ट। इसके बाद आगे रावी, ब्यास और आगे गंगा नदी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सतलज नदी है। अब सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है, ये देखा जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है। सतलज नदी का उद्गम देखते हैं। उद्गम तो उद्गम या इसका भी कहाँ से होता है, सिंध नदी का कहाँ से हुआ था, तिब्बत, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। तो इसका मानसरोवर झील, तो इसका भी कहाँ से होगा, तिब्बत में ही स्थित है, में स्थित कौन सी है, मानसरोवर झील, सरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास ही स्थित है एक ताल, बोलते हैं पास में स्थित है एक ताल, कौन सा, राकस ताल। राकस ताल से निकलती है, ठीक है। तो ये उद्गम कहां से होता है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास में है राकस ताल, तो उससे निकलती कौन सी, सतलज नदी। अब सतलज नदी, अब इसका क्या देखा जाए, मुहाना बोलते हैं, जिसका एंड बोलते हैं मुहाना। तो मुहाना इसका कहाँ हुआ था, चिनाब नदी में। चिनाब नदी में ये जाके मिल जाती है, तो यह चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिलती है। देखो चिनाब नदी में मिलती है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जैसे ये चिनाब नदी है तो यहां से मिल रही है ब्यास नदी, और यहां से ही मिल रही है सतलज नदी। तो इसे ऐसे भी बोलते हैं, एक तो ये चिनाब नदी में मिल जाती है, और एक और ऐसे बोलते हैं ये ब्यास नदी में भी मिल जाती है, ब्यास नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। देखो एक तो इसका मुहाना चिनाब नदी में ये मिलती है, क्यों, चिनाब मेन नदी है, चिनाब नदी सिंध में मिल जाती है, ठीक है। तो ये चिनाब नदी में मिल जाती है, या फिर ये ब्यास नदी में मिल जाती है, और ब्यास नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका मुहाना वहीं पे खत्म हो जाती है। अब इससे इसकी लंबाई देखा जाए, अब इसकी लंबाई देखें, जैसे हम लंबाई, तो लंबाई इसकी लगभग में देखा जाए, लगभग कितनी है, 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग। और वैसे ज्यादातर है ये कितनी देखने को मिलेगी, 1450। क्वेश्चन में 1450 किलोमीटर भी ज्यादातर दिया रहता है, ज्यादातर ये दिया जाता है। और है इसके लमसम में पूछे, ठीक है, अराउंड में पूछे तो 1500, लगभग लिखा हो तो 1500, और एक्यूरेट जैसे दी हुई वैल्यू तो 1450 अपन लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी लंबाई हुई। अब ये किधर से किधर को जाती है, ये हमने पढ़ा था, हिमालय पढ़ा था जब शुरुआत, जो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी उसकी 1-2 वीडियो में हिमालय पढ़ा था। तो हिमालय के पार्ट भी पढ़े थे हमने, हिमालय के कुछ पार्ट भी थे, उसमें से एक सबसे लास्ट हमने पढ़ा था शिवालिक। शिवालिक श्रृंखला बोल सकते हैं इसे, श्रृंखला या हिमालय बोल सकते हैं, शिवालिक हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का एक पार्ट है। ये कैसा था, नवीन हिमालय था, मैंने पढ़ा था उस समय, नवीन हिमालय था, नवीन हिमालय। इसके बारे में हमने सब हिमालय पूरा, इसके पार्ट कितने भागों में और राज्यों में कैसे किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो इस प्रकार से यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में वीडियो डली है इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 से लेकर अभी 15 चल रही है शायद, तो उसमें देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सब इतना पढ़ाया है। तो ये शिवालिक श्रृंखला हिमालय, ठीक है, इसे नवीन हिमालय भी बोलते हैं। तो इसे शिवालिक हिमालय को ये नदी काटती हुई कहाँ प्रवेश करती है, शिवालिक हिमालय श्रृंखला को काटती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है। ये सतलुज नदी पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। ये नदी कहां से, यहां से निकलने के बाद चलती हुई हिमालय शिवालिक श्रृंखला दी है, उससे को
काट कर, उसे दो भागों में काट कर वहां पर ही देखो यहाँ पार्ट क्या दिया है, पहाड़ दिया है, तो इसे दो भागों में काटेगी तो यहाँ सतलुज गार्ज भी बनेगा। ठीक है, सतलुज गार्ज भी बोलेंगे यार, इसे दो भागों में काटेगी, इसे काट कर और पंजाब में चली जाती है। अब पंजाब में जाने के बाद पंजाब में ये एक आपने सुना होगा भांगड़ा नागल बांध इसी पर बना है। ठीक है, ये किसको, शिवालय के हिमालय को दो भागों में काट कर, शिवालय के हिमालय नवीन पार्ट है हिमालय का, क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। ये आप बेसिक से बिल्कुल वहां पर लेना, वीडियो प्लेलिस्ट में डली है उसमें जाके। ठीक है, तो ये पंजाब में दो भागों में काट कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। अब पंजाब में इस पर बना है भांगड़ नागला बांध। ठीक है, पंजाब में इस पर क्या बना है, भांगड़ा नागल बांध। यह बांध बड़ा है काफी, भारत का सबसे बड़ा बांध यही है, भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना भी बोल सकते हैं इसे, सबसे बड़ी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना भी है, सिंध नदी की भी है। ठीक है, और सबसे पुरानी भी है। ठीक है, सबसे पुरानी परियोजना भी है। अब पंजाब में आपने सुना होगा 5 नदियां बहती हैं, 5 नदियों का राज्य कौन सा है, पंजाब। तो ये 5 नदियों में सबसे बड़ा कौन सा है, पंजाब। सतलुज नदी है, तो 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सतलुज नदी। ठीक है, तो पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, पंजाब को। ठीक है, उस 5 नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है, सतलुज नदी है। ठीक है, ये परियोजना। अब ये परियोजना से राजस्थान, ठीक है, और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से कई राज्यों का लाभ मिलता है भांगड़ा नागल बांध से। ठीक है, इस राज्य से, क्योंकि ये काफी बड़ा बांध है, यहाँ से कई नहरें निकाली गई। तो यहाँ से जैसे देखा जाए तो एक राजस्थान का जैसे बरदान बोलते हैं, राजस्थान का बरदान राजस्थान की बरदान कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान का बरदान, राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी किससे मिलता है, इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। इसे राजस्थान नहर भी बोलते हैं, राजस्थान नहर, इसे राजस्थान नहर भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। तो ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का एक तरह का वरदान है, सबसे ज्यादा पानी इसी से मिलता है। ये कहां से निकली है, इंदिरा गांधी नहर इसी परियोजना से, सतलुज नदी से पानी लेती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से ही पानी लेती है, ठीक है, तो सब इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की यह सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की। ठीक है, तो भांगड़ा नागल बांध से के पास से ये इससे ही पानी लेती है। ठीक है, और भी नहर है, जैसे बीकानेर नहर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, बीकानेर नहर, ये बीकानेर नहर है, ये कहाँ से लेती है, ये सतलज नदी पे बनाया हुसैन सागर झील बनी है, हुसैन सागर उससे लेती है। ठीक है, हुसैन सागर वाला से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से हुसैनी वाला से ये बीकानेर निकलती है, और पंजाब की सतलज नदी से ये पानी लेती है, और ये भी लेती है। ठीक है, और राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर भी इसी से लेती है। तो ये तो थी सतलज नदी, पीछे चिनाब नदी पड़ी, उसके बाद पड़ी हमने सिंध नदी। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों नदियां समझ में आई हों, बिल्कुल क्लियर होंगी। और अभी भी कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना, उससे क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमने इतना पढ़ा, ये तो क्लियर हो ही गया। अब आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा करो, कहीं से भी कोई सी बुक हो या मोबाइल से या किसी भी चीज से। ठीक है, जहां भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा लगे तो वही नोट्स करके, नोट लगा के वहीं पे लिख दो। तो वो क्या है, 2-3 चीजों का मिक्सर सब लिख के वहां लिख देते हैं, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। उससे आप कोई भी उसमें एग्जाम दोगे, उसमें सब में ये मिल जाएगा। तो आज ये 3 नदियां पढ़ी, अब ये 3 नदियों को क्लियर कर लेंगे कल तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आगे 3 नदियां या 4 नदियां 5 नदियां जितनी भी पढ़ेंगे उतनी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर से पढ़ेंगे, बिल्कुल नो डाउट के साथ, कोई भी डाउट उसमें नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।